माता की जय। जय स्वदेशी। जय स्वदेशी। 2 दिवसीय प्रांत विचार वर्ग के समारोह सत्र में अध्यक्ष के रूप में मंच पर आसीन परम पूज्य स्वामी कृष्णकरण दास जी, श्री देवकरण जी, प्रांत संयोजक डॉक्टर हरिओम वर्मा जी, सभागार में उपस्थित प्रांत महिला प्रमुख बहन प्रीति गोयल जी, प्रांत संपर्क प्रमुख जिनके अभी दायित्व की घोषणा हुई है सतीश जी, प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख दशरथ जी, मध्य भारत प्रांत के संगठक और इस विचार वर्ग के प्रेरणा स्रोत श्री केशव दुबोलिया जी, प्रांत सह संयोजक, सब काम करते हुए लेकिन सबसे पीछे रहने वाले श्री दिलीप चौहान जी, जिला और तहसील स्तर पर जिनको आज दायित्वों की घोषणा हुई है, ऐसे दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं एवं विचार वर्ग में विभिन्न जिलों से आए हुए जिज्ञासु कार्यकर्ता बंधुओं भगिनियों, 2 दिन के इस वर्ग में हमने अनेक चीजें वैचारिक रूप से, तत्व दर्शन के रूप से, व्यवहारिक रूप से, उनका क्रियात्मक रूप क्या हो, कैसे हो, विभिन्न आयामों पर एक प्रशिक्षण लिया है। स्वाभाविक है कि आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि इन 2 दिनों में जो सीखा उसको स्वयं तो समझेंगे ही और इतनी विशेषज्ञता, इतनी योग्यता अर्जित करेंगे कि अपने गांव में, अपने जिले में, वहीं की स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोकोक्तियों के साथ, स्थानीय उदाहरणों के साथ वैश्विक जटिल विषय को उनके गले से उतार देंगे। और ये संभव भी है। भारत में बड़े परिवर्तन जनता ने किए, महान लोगों ने केवल जनता तक वो बात पहुंचाई है और एक बार जनता की समझ में आ जाती है तो जनता कर देती है, कितना ही जटिल विषय हो। वेदांत का सारा सार आम आदमी को बड़ी सरलता से ही तो बताया था, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़। तो सारा अर्थशास्त्र, बचत से उत्पन्न धन, उस धन से उत्पन्न बैंक, उन बैंकों से उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, तो सारा अर्थशास्त्र, कर्जे से मुक्त रहना, एक पंक्ति में बता दिया था। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल। सारा समाज शास्त्र समझा दिया था। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। समरसता, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई। तो कबीर हो, मीरा हो, जो भक्ति रस के जो कवि हैं रहे अपना भक्ति काल में, सबने सारा वेदांत सरलता से गांव के अनपढ़ से लेकर विद्वान पीएचडी तक एक एक पंक्ति में लंबे लंबे भाषणों से नहीं समझा दिया और जनता ने उसको कर दिया। आपके सामने यही चुनौती है और ये अवसर भी है विकास का, क्योंकि चुनौतियों से आपका विकास होगा। जटिल विषयों को जो आप वहां समझाने जाओ तो स्थानीय परिस्थितियों से, स्थानीय लोकोक्तियों से, स्थानीय उदाहरणों से रिलेट करके स्थानीय भाषा में जनता को समझा दो। जीएम फूड का भी, जीएम सीड का भी, रिटेल एफडीआई का भी, डिसइन्वेस्टमेंट का भी। तो ये कौशल आपको अर्जित करना है। 2 दिन के सत्रों में आपने विभिन्न विषयों को सुनना, अब अपने विवेक से इसको आगे तक पहुंचाइए। समारोह सत्र है
मोटे तौर से इसमें तत्व दर्शन, ये सारा झमेला क्या है? ठीक है, इसके व्यावहारिक पक्ष है, नीतियों के पक्ष हैं, लेकिन मोटा मोटी ये चीज क्या है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं? तो वो है आज के विषय का, उसका शीर्षक दिया गया है विकास की अवधारणा। कि हम क्या सोचते हैं कि किस तरीके से विकास होगा, वो विकास कैसा होगा। हम शब्दों में सुनते हैं सर्वसमावेशी विकास। सर्वसमावेशी विकास का मतलब मोदी जी ने उसको सरल शब्दों में किया, सबका साथ सबका विकास। दूसरा हम कहते हैं अक्षय विकास। अक्षय विकास मतलब जिसका क्षय ही नहीं होता, क्षय मतलब घटना। एक ऐसा विकास जो सदैव बढ़ता ही रहे, एक ऐसा विकास जो अनादि से अनंत तक चले। यह नहीं कि पृथ्वी मिल गई तो इसका जेसीबी से इसकी खनिज और पानी और भूमि की उर्वरता और वायु की गुणवत्ता इतना उपभोग करें कि 100-150 सालों में पृथ्वी ही नष्ट हो जाए, तो फिर तो अक्षय विकास नहीं है। तो सर्वसमावेशी विकास और अक्षय विकास, इसको दो शब्दों में कहें तो अनादि से अनंत का विकास। अनादि से अनंत का विकास क्या होता है? हम जब जन्म लेते हैं, हम हजारों साल तो नहीं जीते, पृथ्वी लाखों सालों से है, मानव सभ्यता लाखों सालों से है, व्यवस्थित सभ्यता ये हजारों सालों से है। तो जब हम जन्म लेते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित किया, प्रकृति ने जो हमें दिया, कुछ करे, जन्म लेते ही हमें मिल जाता है। हम जन्म लेते हैं, शुद्ध पानी मिलता ही है, हमने खोज कोई करी है। शुद्ध हवा मिलती है, हमने खोज कोई करी है। हम जो भोजन करेंगे उसके लिए उर्वर भूमि मिलती ही है, हमने भूमि को उर्वर कोई किया। हजारों किस्म के हम जीवन भर में वस्तुओं का खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। तिल भी, ताड़ भी, राई का बीज भी, तरबूज भी, आम भी। और एक एक नस्ल के बीज की, एक एक बीज की हजारों नस्लें। चावल है तो 3000 किस्म का, बासमती भी है, गोल्डन सेला भी है, आम है तो लंगड़ा भी है, चौसा भी है, दशहरी भी है। तेल है तो सरसों का भी है, तिल का भी है, नारियल का भी है। साहित्य देखें तो अनेक ग्रंथ हमें मिलेंगे, जन्म लेते रामायण मिलेगी, गीता मिलेगी। संगीत की कला की विधाएं देखें तो भरतनाट्यम हमने कोई बनाया, पूर्वजों ने बनाया, हमें दे गए, हम उसको सीख के। आध्यात्म देखें तो अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जो सार मिला वो हमें समझा दिया। गणित विज्ञान, रास रंग, शरीर के डीएनए की पुष्टता, बौद्धिक कौशल की क्वालिटीज। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति के नाते, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते और एक समूची मानवता के नाते जितने भी आयाम होते हैं सुख से जीने के, व्यक्ति जीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन, समस्त ये पृथ्वी, इसमें सुखपूर्वक जीने के जितने भी आयाम होते हैं, उद्योग, व्यापार, कला, नीति, शिक्षा, गणित, भौतिकी, वो सब हमें मिलते हैं बिना कुछ किए। तो ये हुआ अनादि से, ये चलता आया। हम अपने जीवन के जो भी 80, 90, 100 वर्ष का हमारी आयु है,
वो इस प्रकार से जिए कि अगली पीढ़ी को ये सभी चीजें अधिक समृद्ध करके देकर चले जाएं। अपनी जीवन यात्रा भी जिए, अर्थ और काम से संबंधित सभी गतिविधियां भी करें। मानव होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है, ये हमसे अपेक्षा भी है, लेकिन वो अंध ना हो, इसलिए उनको नियंत्रण की लगाम धर्म से रखते हुए अपनी गतिविधियों को मां के गर्भ में आने से लेकर गति को प्राप्त करने तक जितनी भी हमारी आयु है, इस प्रकार से करते चलें कि जो हमें विरासत में मिला अनादि से अगली पीढ़ी को और अधिक समृद्ध करके सौंप के चले जाए। तो वो हुआ अनंत का विकास। तो इस प्रकार से यदि विकास का मॉडल रहेगा तो सब सुखपूर्वक जिएंगे, बिना वर्ग संघर्ष के जिएंगे, बिना शोषण के जिएंगे और केवल भौतिक रूप में नहीं जिएंगे। हमारा जो विकास का नजरिया है वो मनुष्य को केवल भौतिक जीव नहीं मानता, क्योंकि हम पशु से ऊपर हैं। तुलसीदास जी ने कहा बड़ भाग मानुष तन पायो, और उसमें भी बड़ भाग भारत भूमि में जन्म मिला, यहां देवता भी तरसते। 84 लाख योनि के बाद ये जो मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी भारत भूमि में मिलता है, तो वो इसलिए बताया गया है कि हम मनुष्य को केवल भौतिक जीव नहीं मानते, भोजन प्रजनन निद्रा यहां तक नहीं मानते। ये तो देवत्व की और मोक्ष की योनि है, आदमी अपने पुरुषार्थ से वो प्राप्त कर सकता है, मनुष्य ही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम मनुष्य को भौतिक जीव भी मानते हैं, आर्थिक जीव भी मानते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। भगवान की पूजा करनी है तो अगरबत्ती लानी है तो पैसे से ही आएगी। मनुष्य हैं तो सभी आवेगों से आवेगित भी होंगे। तो हम मनुष्य को भौतिक जीव भी मानते हैं, इस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम मनुष्य को आर्थिक जीव भी मानते हैं, इस सत्य को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत का दर्शन पश्चिम से थोड़ा सा आगे जाता है। पश्चिम के दर्शन में विकास की अवधारणा में मनुष्य को केवल भौतिक जीव मानते हैं, अधिक से अधिक भोग, दूसरे का शोषण करके भी भोग, जीवन के हर आयाम में भोग। हम आगे बढ़ते हैं, हम मनुष्य को भौतिक जीव, आर्थिक जीव मानते हैं, और एक समय सीमा के बाद जब ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं, भौतिकता की, आर्थिक की, तो हम मनुष्य को सामाजिक जीव मानते हैं। अब ये अपने परिवार, अपने लिए और अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ करें। हमारे 4 आश्रम बताए हैं, गृहस्थ, उससे पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ। अब ये समाज के लिए करेगा, मतलब हमने अपना विस्तार किया, मनुष्य सामाजिक जीव भी है। फिर क्या समाज ही सब कुछ है? नहीं, उससे आगे विस्तार किया, मनुष्य आध्यात्मिक जीव भी है। जब उसकी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जब उसकी आर्थिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जब उसकी समाज की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, तो अनंत का विस्तार क्या है, सुख की परिभाषा क्या है, संतोष और शांति की परिभाषा क्या है। तो हमने फिर मनुष्य का आखिरी विस्तार किया, मनुष्य आध्यात्मिक जीव भी है। तो हमारा जो विकास का नजरिया है, समस्त सोच जो है, वो मनुष्य को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंत में आध्यात्मिक जीव, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन की यात्रा पूरी करते हुए भगवान में लीन हो, यही सुख की
शांति की, मोक्ष की परिभाषा हमारे यहाँ ये दर्शन में हमारे तत्व चिंतकों ने देखी है। अलग अलग सिद्ध पुरुषों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। किसी ने विकास दर्शन को कह दिया है वसुधैव कुटुंबकम, मैं मेरा हमारा सबका, सब में तो मैं हूं ही, तो जब सब सुखी रहेंगे तो मैं दुखी कैसे रहूंगा, जब सब दुखी रहेंगे तो मैं सुखी कैसे रहूंगा। इसलिए विकास का मॉडल ऐसा हो कि सब सुखी रहें। दीनदयाल जी ने उसको कहा एकात्म मानव दर्शन, व्यष्टि से समष्टि, और उसमें उन्होंने तत्व माना चित्ती, मन, मन की शांति ब्रह्म की ताकत। तो हमारा जो विकास का मॉडल है उसी में से ये निकला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि हम ये मानते हैं मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, मतलब कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। मोदी जी जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उसकी व्याख्या मैं अलग से दूंगा, लेकिन पूरी सृष्टि में कोई भी आत्मनिर्भर है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। सास को बहू की जरूरत है? सास आत्मनिर्भर नहीं है बिना बहू की। बहू को सास की जरूरत है, बहू आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकती बिना सास के। ऐसे ही बेटा बाप, बेटी मां, मां बेटी, बाप बेटा, ऐसे ही परिवार कुल, ऐसे ही कुल से फिर समाज। तो कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, इतना कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है और कोई इतना निकम्मा नहीं है जो पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो। तो हम सब परस्पर निर्भर हैं। हम न स्वावलंबी हैं न परावलंबी हैं, हम सब परस्परावलंबी हैं। और न सिर्फ मनुष्य, न सिर्फ जीव मात्र, इस पृथ्वी के सभी पदार्थ, चराचर जगत के जीव, उड़ने वाले जीव, रेंगने वाले जीव, तैरने वाले जीव, चलने वाले जीव, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, पहाड़, जंगल, ये सब परस्पर अवलंबी हैं, एक दूसरे से इतना घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और ये परस्पर अवलंबन एक कड़ी बनाता है। पर्यावरण से हमारी कड़ी है, सामाजिक सद्भाव से कड़ी है, मनुष्यों की आपस में कड़ी है, समाजों की आपस में परस्परावलंबन है। ये परस्परावलंबन एक कड़ी बनाता है। ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक श्रृंखला बनती है और वो श्रृंखला अपने अंतिम छोर पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम का चक्र बनाती है। और यही चक्र इस पृथ्वी के सर्वाइवल की गारंटी है, पृथ्वी की अस्तित्व की कसौटी है और विकास का अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट का फार्मूला है। इसमें से एक भी कड़ी टूटेगी तो सब टूटेगी। अगर पर्यावरण नष्ट होगा तो सब नष्ट होंगे, अगर भूमि की उर्वरता नष्ट होगी तो सब नष्ट होंगे, अगर जल समाप्त होगा या प्रदूषित होगा तो सब नष्ट होंगे, अगर अनेक कीट पतंगों की प्रजातियां समाप्त होंगी तो समूची फसलें नष्ट होंगी, अगर जंगल नष्ट होंगे तो पूरी सृष्टि नष्ट होगी। तो ये सब परस्परावलंबी हैं। ये बड़ा वैज्ञानिक फार्मूला है, गूढ़ चिंतन का है, जिसको हमारे आध्यात्म कहा है, तत्व दर्शन कहा है। साक्षी भाव से सब देख लेना, सब में मैं हूं।
इस विकास के मॉडल से, क्योंकि विकास का मॉडल उसके मूल में होती है सोच। खाली ये फार्मूले नहीं होते, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी, इंटरेस्ट क्या रेट रहेगा या सेंसेक्स, ये नहीं होते। बहुत छोटी चीजें हैं, ये सिर्फ श्रृंगार है, आधार है। वो तत्व दर्शन, सोच, जब सोच होती है कि जीवन का, ये हमारी सोच है, और जब सोच होती है तो जीवन के लक्ष्य तय होते हैं कि हमने प्राप्त क्या करना है। प्राप्त करना है सुख और शांति, चैन की नींद। तो जब लक्ष्य तय होते हैं सोच से, तो विकास के मॉडल बनते हैं। भाई हमारा लक्ष्य ये है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर तरीका क्या हो, तो वो मॉडल बनते हैं। जब मॉडल बनते हैं तो तंत्र बनते हैं। नीति आयोग, रिजर्व बैंक, HRD मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, जब तंत्र बनते हैं तो उसमें से फिर नीतियां बनती हैं। मॉनेटाइजेशन पॉलिसी ये रहेगी, और जब नीतियां बनती हैं तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए कर्मचारियों का, IAS अफसरों का, बाबुओं का सिलेक्शन होता है, और वो सब फिर वो चीजों को लागू करते हैं। पश्चिम की सोच मूल मनुष्य को आर्थिक मानती है, भौतिक मानती है, इसलिए उसने विकास का जो मॉडल दिया, विशेषकर हम पिछले अतीत में नहीं जाएं, पिछले 30 सालों में 1991 में जो WTO हम सोचते हैं, देखते हैं कि WTO ने ये कर दिया, WTO ने वो कर दिया, तो वो उस सोच से उनके लक्ष्य तय हुए। सोच थी मनुष्य भौतिक जीव है, आर्थिक जीव है, अधिक से अधिक भोग करेगा, उसके लिए अधिक से अधिक पैसा बटोरेगा, यहीं तक मनुष्य है। उस सोच में से WTO निकला, उस WTO में से फिर वो तंत्र निकला, तो नीति आयोग बनाओ सभी देशों में, और WTO जो कहेगा नीति आयोग केवल उसका क्रियान्वयन करेगा। नीति आयोग अपनी मौलिक सोच ही नहीं रखेगा, उसकी काल परिस्थिति, आवश्यकताएं, मजबूरी, जरूरत, कमजोरी, ये क्या है उसके देश की, उनकी चिंता नहीं करेगा। अमेरिका जो कहेगा WTO के माध्यम से, नीति आयोग के लोग उसके क्लर्क बन के, हम यहां खुश होते हैं IAS बैठा है, किसी जिले का कोई IAS, केंद्र से नीति आती है, उसको लागू करता है और डेली शाम को रिपोर्टिंग करता है केंद्र को। ये आपने काम कहे थे, इतने में से इतने टारगेट हमने अचीव कर दिए। केंद्र वर्ल्ड बैंक को और WTO को करता है। सर जो आपने कह के भेजा था अमेरिका से, वो हमने अपने जिलाधिकारी को बता दिया, जिलाधिकारी ने इतने काम करवा दिए, इतने बाकी हैं, फिर वो डांट मारेंगे, इसका लक्ष्य तो 31 दिसंबर तक रखा था, पूरा नहीं हुआ, सर अभी करते हैं, फिर वो जिलाधिकारी। कहने का मतलब हमारे जो नीति निर्माता हैं वो केवल क्रियान्वयन कर्ता बन के रह गए हैं। मेरे जिले की आवश्यकता क्या है, मेरे जिले की ताकत क्या है, मेरे जिले की कमजोरी क्या है, मेरे जिले की परिस्थितियां क्या हैं, और इन सब के बीच में से मेरे जिले को मैं कैसे विकसित करके ले जाऊंगा, ऐसा सोचने का फिर उस तंत्र के अंदर जिलाधिकारी को, चीफ सेक्रेटरी को, वो अधिकारी नहीं होता। तो WTO ने उस सोच से जो मॉडल निकला WTO का, मनुष्य को जो आर्थिक और वो जीव मानता है, 30 वर्षों से दुनिया के सभी देश चाहते और ना चाहते हुए उसको लागू करने में लगे हुए, और उसका परिणाम अगर हम देखें, भारतीय संदर्भ में देखें, क्योंकि मेरे गली में साइकिल टकराई और जर्मनी में जहाज गिरा, तो उसके लिए बड़ी खबर यह है मेरे लिए कि मेरे गली में 2 लोगों की साइकिल टकराई, एक पे रामलाल था, एक पे श्यामलाल था। तो हम उसका परिणाम अगर भारत के आलोक में देखें तो कोरोना ने बताया है भारत में 90 करोड़ लोगों को अगर जिंदा रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा।
अब ये विश्व विख्यात तथ्य है, 80 करोड़ लोग तो वो हैं जो चिन्हित हैं, जो पहचान लिए गए हैं कि इनको इतना राशन मुफ्त देना है, और 10 करोड़ लोग वो हैं जिनको केंद्र सरकार ने कहा है हम पहचान नहीं कर पाए। राज्य सरकार अपने विवेक से पहचान कर ले और जिसको ठीक समझे बिना रिकॉर्ड रखे 10 करोड़ ऐसे लोगों को राशन दे दे। तो पश्चिम की सोच से जो विकास की अवधारणा है उसमें से जो WTO निकला, उस WTO के 30 वर्षों के बाद हमें 91 में कहा था कि देश की तरक्की होगी, आपके रोजगार बढ़ेंगे, आपकी फैक्ट्री चलेंगी, आपके व्यापार बढ़ेंगे, आपके युवा सबको रोजगार होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपका पर्यावरण अच्छा होगा, आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, आपके जंगल बढ़ेंगे, आपके जल की शुद्धता बढ़ेगी, आपके जल की मात्रा बढ़ेगी, आपकी सभ्यता, संस्कृति, नैतिक मूल्य, लोगों का जन स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये 91 में कहा गया था कि हम जो विकास का मॉडल ला रहे हैं पश्चिम की सोच पर जो आधारित है उससे आपका कल्याण होगा, आप लागू करो। और हस्ताक्षर हमने कर दिए, अब हम बंद गए, अब डंडा मार के कहते हैं लागू क्यों नहीं किया। और 30 सालों का उसका लब्बे लुआब ये है, हम पहुंच गए सोने की चिड़िया जो देश था वहां 90 करोड़ लोग, उनको जिंदा रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। ये जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दिखाता है कि 30 वर्षों में जो सरकारों ने किया, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उस समय PV नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वैश्वीकरण जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। जो नीतियां लागू करी उसमें सबकी गर्दन ऐसी फंसा दी कि हर सरकार को चाहते ना चाहते हुए उन नीतियों पे बढ़ना ही पड़ा। तो जहां एक और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता को दिखाता है कि कुछ भी हो जाए मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, वहीं दूसरी ओर इस विकास मॉडल पर उंगली भी उठाता है कि वो कैसा विकास मॉडल है जिसने 90 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया। भारत एक बड़ा बाजार था, भारत में एक मध्यम वर्ग था, जितनी अमेरिका की आबादी है उतना तो हमारे यहां मध्यम वर्ग था। इसी को देख के तो विदेशी कंपनियां आई थी। 30-35 करोड़ लोगों का एक मध्यम वर्ग था जो अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था। इन 30 वर्षों में मध्यम वर्ग घटकर 6 करोड़ 60 लाख लोगों का रह गया है। हमारा मध्यम वर्ग नहीं बढ़ा है। 90 करोड़ लोग, उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 6 करोड़ 60 लाख लोगों का मात्र मध्यम वर्ग रह गया है, वो भी कोरोना फर्स्ट वेव के बाद। अभी सेकेंड वेव के आंकड़े नहीं आए हैं। कोरोना से पूर्व हमारा मध्यम वर्ग घटता घटता 9 करोड़ 90 लाख लोगों का था, जिसे हम संपन्न वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं। कोरोना की पहली वेव के बाद वो 6 करोड़ 60 लाख लोगों का रह गया है। तीसरी बात जो हुई, हम बचत आधारित देश थे, कर्जे को तो पाप समझते थे या बेहद मजबूरी में लेते थे, और लेते थे भी तो या तो मजबूरी या प्रोडक्टिव लोन। फैक्ट्री लगानी है, दुकान खोलनी है, लोन लेंगे। 100 रुपए का लोन लिया, 10 रुपए ब्याज दिया, 20 रुपए कमा भी दिए। इन 30 वर्षों में विकास के उस नजरिए ने अत्यधिक उपभोग के कारण हमें बचत आधारित संस्कार से कर्ज आधारित संस्कार में हमारा सिविलाइजेशनल पैराडाइम शिफ्ट किया है। जो हमारे भक्ति काल के लोगों ने कहा था, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़, आज इस हॉल में अपना कर्ज सच छुपाते हैं, लेकिन आप अधिकांश ऐसे लोगों को जानते होंगे जो किसी ना किसी EMI पे चल रहे हैं। मतलब ये विकास का मॉडल मनुष्य के अगले 20 वर्ष की, 30 वर्ष की, 5 वर्ष की भावी आमदनी को भी खर्च करवा देता है। वर्तमान आमदनी में से कमाकर बचा सके, वर्तमान आमदनी में से खर्च चला सके, वर्तमान आमदनी में से
बच्चों को पढ़ा सके, माता पिता बीमार हो गए इलाज करवा सके, बहन बेटी का छूछक है, भात है, वो दे सके वर्तमान आमदनी में से। उससे तो हम समाप्त हुए ही, अगले 20 वर्ष की आमदनी भी आज ही खर्च करवा के और 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक अलग अलग, किसी की कार की, किसी की फ्रिज की, किसी की मकान की ईएमआई पे हम शिफ्ट हो गए हैं। कहने का मतलब गुल्लक से किस्त पर हमारा पूरा सिविलाइजेशनल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और उस पे कोड में खाज। सभी लोग इस मॉडल के कारण शिफ्ट कर गए ईएमआई पे, कोरोना आ गया, अब लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे। अब बैंकों की, रिकवरी एजेंट्स की, उनकी वसूली शुरू हो गई, फंस गए हैं लोग, डिप्रेशन में चले गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, कर्जे खड़े हैं। कुछ आंकड़े निकाले हैं मैंने जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव लोन हैं। आजकल छोले भटूरे खाने के लिए भी लोन मिलता है, आपकी जानकारी बता रहा हूं। ऐसे ऐसे आपसे आ गए हैं कि अगर आपने 4 दोस्त बैठे हैं, छोले भटूरे मंगाने 1000 रुपए के, तो 1000 रुपए का लोन मिलता है छोले भटूरे मंगाने के लिए 10% ब्याज से लेकर 30% ब्याज तक। जितने चाइनीज ऐप्स हैं ये सब लोन बांट रहे हैं और भारत इन 30 वर्षों में नॉन प्रोडक्टिव लोन के जाल में फंस गया है। मैं आपको बताता हूं, कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, तथ्य ध्यान में रहना चाहिए। पर्सनल लोन ये प्रोडक्टिव लोन नहीं होता। भारत का पर्सनल लोन जो है, अब कोरोना के मैं दौरान आपको बता रहा हूं, 27,86,000 करोड़ रुपए का भारत के लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है। होम लोन 14,64,000 करोड़ रुपए का भारत के लोगों ने होम लोन ले रखा है। कार लोन, व्हीकल लोन 2,38,000 करोड़ रुपए का भारत के लोगों ने व्हीकल लोन ले रखा है। क्रेडिट कार्ड 1,02,000 करोड़ रुपए का भारत के लोगों ने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन ले रखा है। एफडी जो लोग पहले करवाते थे, एफडी के अगेंस्ट लोन जो है 65,891 करोड़ रुपए का भारत के लोगों ने अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन ले रखा है। एफडी तुड़ानी शुरू करिए वो तो एक अलग बात है, बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं कि नई एफडी लोग नहीं करा रहे हैं, पुरानी भी तुड़ा रहे हैं। उसके अलावा एफडी के अगेंस्ट लोन 65,891 करोड़ का है। पढ़ने के लिए कर्ज, मतलब हम बच्चों को पढ़ाते थे, बहन बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करते थे, उसके अलावा मकान भी बना लेते थे। स्थिति यह हो गई है कि पढ़ने के लिए भी कर्ज है, एजुकेशन लोन है, बच्चों ने ले रखे हैं 67,220 करोड़ के, 67,720 करोड़ रुपए के। बहन के पास, बेटियों के पास मंगलसूत्र होता है, बिछुआ होता है, अंगूठी होती है। हम इस स्थिति में पहुंचे, चुपके से जाके उन्होंने मुथूट, पहले हमारे गोल्ड लोन का फाइनेंस कहां था, ये अभी तो आए हैं गोल्ड लोन के कंसेप्ट, जगह जगह मुथूट हम देखते हैं। अपनी चुटकी, मंगलसूत्र, चूड़ी, अंगूठी ये गिरवी रख के ज्वेलरी लोन जो मुथूट वगैरह के पास है 62,221 करोड़ रुपए का है। और एक नई बीमारी अब ग्रामीण भारत को लपेटने के लिए शुरू हो गई है, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंसिंग। गांव गांव में जाकर हमारा ग्रामीण भारत रूरल इंडेक्टनेस, कर्ज के जाल में फंस रहा है। असम में तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री उम्मीदवार को कहना पड़ा, मैं अगर आया तो माइक्रो फाइनेंस के लोन माफ करूंगा। कहने का मतलब इस विकास मॉडल ने जो मनुष्य को अत्यधिक भोग के कारण मानता है और इसका ध्वजवाहक अमेरिका है, वो अत्यधिक उपभोग पे आधारित है, उतनी उसकी कमाई नहीं है,
तो वो दुनिया के लोगों के रोजगार पर कब्जा करने के लिए WTO के रथ पर बैठकर निकला है। उसकी सोच है अत्यधिक उपभोग, उसके लिए उसको पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए वो दुनिया के देशों पे ग्लोबल फैमिली का नारा देते हुए दुनिया की सीमाओं को लांघते हुए, क्योंकि हर देश की सरकार अपने लोगों की जान की रक्षा के लिए सीमा पे सेना लगाती है, रोजगार की रक्षा के लिए सीमा पे आने वाले माल पर टैक्स लगाती है। उसने कहा ये सब टैक्स खत्म करो, मेरी कंपनियां आएंगी तुम्हारे यहां माल बेचेंगी, मेरा माल आएगा तुम्हारे यहां बिकेगा, तुम कोई टैक्स नहीं लगाओगे, बॉर्डर पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे। और इस प्रकार से वो अत्यधिक उपभोग के लिए दुनिया की रोजगार के शिकार पर निकला है, जिसके कारण से इस विकास मॉडल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। 1991 में हमें कहा आप ये मॉडल लागू कीजिए। हम 8-10 बिंदु देखते हैं कहां खड़े हैं। 91 में कहां खड़े थे? क्या इस विकास मॉडल ने हमें समृद्धि दी? वो कहते थे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तब तो रुपया 18 रुपए का $1 था। 30 साल तक जैसा आपने कहा हमने किया, हमारा रुपया 75 रुपए का $1 क्यों पहुंच गया? हमारा व्यापार घाटा, मतलब दुनिया से हम कितना माल मंगाते हैं, कितना दुनिया को बेचते हैं, हमने ज्यादा बेचा तो व्यापार लाभ, और दुनिया हमारे घर में आके ज्यादा माल बेच गई तो व्यापार घाटा। तो 1991 में तो हमारा व्यापार घाटा $2.6 अरब था। $1 अरब होता है जितने का डॉलर और रुपया, उतने 100 करोड़ रुपए। मान लो डॉलर 75 रुपए का है तो $1 अरब का मतलब 75-100 करोड़ रुपए। 1991 में हमारा व्यापार घाटा था $2.6 अरब, आज तो $160 अरब। तो ये घाटा कैसे बढ़ गया अगर नीतियां अच्छी है तो? 1991 में फिर ये मॉडल नहीं आता क्योंकि अत्यधिक उपभोग पर आधारित है। जो मानव शरीर को भी उत्पादन की वस्तु मानता है। परिवार इकाई में हम जो विभिन्न सुख एक दूसरे को पाते और देते हैं उसका भी बाजारीकरण करता है। तो 1991 में तो लिव इन रिलेशनशिप नहीं थी, तो ये मॉडल तो अब संस्कृति भी लेके आया, लिव इन रिलेशनशिप भी हो गई। आज कानूनी मान्यता प्राप्त है भारत में। समलैंगिकता को अनुमति नहीं थी, आज अनुमति है। धारा 497 हटा दी गई। 18 गुना तलाक बढ़ गए। इन 30 वर्षों में भारत में तलाक 18 गुना बढ़ गए। शराब की खपत 2.4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होती थी प्योर अल्कोहल की, आज 6 लीटर क्रॉस कर गई। भूमि 15 करोड़ हेक्टेयर हमारे पास है, 10 करोड़ हेक्टेयर तो भूमि बंजर हो गई। 95% भूमि नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। 90% भूमि फास्फोरस की कमी से जूझ रही है। 55% भूमि पोटाश की कमी से जूझ रही है, क्योंकि उसको अपना यूरिया बेचना है, क्योंकि उसको अपना कीटनाशक बेचना है। 283 जिलों का तो जल गायब हो गया। जन स्वास्थ्य की हालत यह है, यहां जितने बैठे हैं आंख बंद करके सोचे कि मेरा दावा है शुगर, बीपी, किडनी, लीवर कैंसर के किसी ना किसी मरीज को जानते होंगे। तो ये जो परम भौतिक सोच के कारण ये जो विकास मॉडल निकला है, ये मनुष्य, जीव, प्रकृति, पर्यावरण, भूमि, जल, जानवर, जंगल, ये सब के अत्यधिक शोषण पे आधारित है। ये चलने वाला नहीं। विकसित देशों की जो उपभोग की लालसा है, उसके लिए दुनिया को तबाह नहीं होने दिया जा सकता। इसको हम रोकेंगे और इसका अनुभव हमें है। मैं अमेरिका के 5-6 आंकड़े आपको देता हूं, वो कितना भोगवादी है, क्योंकि वहां आध्यात्म नहीं है, वहां सामाजिकता नहीं है। 50% तलाक हो जाते हैं वहां। अगर 100 शादियां होती है वर्ष में तो 50 की तलाक हो जाती है। पूरे विश्व में जितने बच्चे हैं उसके अकेले 25% अमेरिका में है जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। किसी के पास मां नहीं है, मतलब जीवित है लेकिन उसमें किसी और के साथ। हमारा यहाँ है एक 7 जन्मों का साथ, उनके अत्यधिक उपभोग 1 जन्म में साथ। हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड, भारत में तुलनात्मक 4-5 आंकड़े बताता हूं।
हमारे यहाँ डेबिट कार्ड मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है और जरूरत पड़ेगी तो मैं 1000 रुपये निकाल लूंगा। ये हजारों वर्ष की बचत के संस्कार के कारण हमारा उत्पन्न हुआ। तो हमारे यहाँ डेबिट कार्ड है 83 करोड़ और क्रेडिट कार्ड कितने हैं? क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक में पैसा तो जमा नहीं रखूंगा, कर्ज लेके ले लूंगा। क्रेडिट कार्ड कितने हैं? 57 करोड़, ये 57 मिलियन मतलब 57 लाख। 829 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 829.4 मिलियन हमारे यहाँ डेबिट कार्ड हैं और क्रेडिट कार्ड कितने हैं? 57.4 मिलियन मतलब 57 लाख। कितने कम है? अमेरिका में उल्टा है, वहां की आबादी 34 करोड़ है सिर्फ, भारत की 138 करोड़ है। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कितने हैं? क्रेडिट कार्ड 1,10,000 करोड़, 1.1 ट्रिलियन अमेरिका में क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड कितने हैं? उससे 3 गुना कम। यह सोच का अंतर है। वो कर्ज आधारित विकास, भोग आधारित विकास, यहां संयमित उपभोग, त्याग आधारित उपभोग, संयम के साथ विकास। वहां पर 1000 लोगों के पास 900 वाहन है, भारत में 1000 लोगों के पास 20 वाहन है। प्रदूषण, अत्यधिक उपभोग जो करते हैं तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, वहां 250 करोड़ रुपए तक की गाड़ी है, रोल्स रॉयस की लेटेस्ट मॉडल। उससे पहले जो था वो 150 करोड़ तक का था। अत्यधिक उपभोग, गाड़ी वहां एवरेज पूछते ही नहीं, गैलन। अत्यधिक बिजली खपत, उसके कारण से क्या होता है, जब ये चीजें बनाएंगे लगाएंगे तो प्रदूषण करेंगे। तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति, हर आदमी एक वर्ष में 15,520 किलो 15.5 टन कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय CO2 जो ओजोन छतरी में सुराख करती है, प्रदूषण है। 15.5 टन प्रति अमेरिकी प्रति वर्ष कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस का उत्सर्जन करता है। भारत 1091 किलो, नहीं 1910 किलो। हम जब 30 साल पहले हम शामिल हुए थे तो हमारा 800 किलो था प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रदूषण। हम 30 साल में चले तो हम 800 किलो से लगभग 2000 किलो, 2 टन पर कैपिटा पोल्यूशन पर ईयर पहुंच गए हैं। अमेरिका में 15.5 टन है, क्योंकि अत्यधिक उपभोग करता है तेल का, अत्यधिक उपभोग करता है बिजली का। वहां बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 13,000 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। हम भी 30 सालों में उसी के रास्ते पे बढ़े हैं। हम 968 किलोवाट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर है। तेल की खपत 934 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अमेरिका की खपत है। भारत में 30 सालों के बाद हम इतना तो आगे बढ़ गए कि 51 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की खपत है। जब ये उपभोग आधारित जीवन जिएंगे तो क्या होगा? शोषण पे आधारित होगा। शोषण हम जब किसी का करेंगे, हक मारेंगे, तो डर लगेगा, फिर रात को नींद कोई आएगी। 3 बार कुंडी चेक करेंगे, ऊपर की लगा ली, नीचे की भी लगा ली और पिछले वाला लॉक भी लगा लिया, तब कमरा बंद करके सोएंगे, डर लगेगा, क्योंकि शोषण पे किसी का हक मारा हुआ है। तो वहां डर का माहौल। अमेरिका में 34 करोड़ लोग हैं। अमेरिका के लोगों के पास 40 करोड़ नागरिक हथियार हैं। पूरी दुनिया के नागरिक हथियारों का 46% हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है। आबादी है 4%। भारत में 130 करोड़ की आबादी है, नागरिक हथियार है 1 करोड़। तो ये जो अत्यधिक उपभोग आधारित जीवन जीने के कारण उसको पैसा चाहिए, उसको पैसे के लिए वो दुनिया के देशों में WTO के द्वारा नीतियां बदलवा रहा है। सीमा पे लगने वाला टैक्स खत्म करो, वो ये करवा रहा है और हर सरकार उसकी बात मानने को बाध्य हो रही है। और अंत के 5 मिनट में उन सरकारों का फिर देश पे असर क्या हो रहा है।
स्वदेशी जागरण मंच ने आकलन किया कि अमेरिका या विदेशों से आने वाले माल पर हमने जो टैक्स घटाया है वो पैसा कितना है, तो 8 लाख करोड़ रुपए हर साल विदेशों से आने वाले माल पर टैक्स न लगाने के कारण हमें घाटा हो रहा है। एक तो ये है। दूसरा, हमारे यहां 92 करोड़ 80 लाख लगभग 93 करोड़ लोग 15 से 64 वर्ष की आयु के हैं, जिसे हम वर्क फोर्स बोलते हैं। कल सतीश जी बता रहे थे 18 से 29 तक 37 करोड़, 15 से 45 तक 45 करोड़ और 15 से 64 तक 93 करोड़ लोग हैं। लेकिन सारी सरकारें, 4 प्रकार की सरकारी नौकरी होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जहां 10 लाख से ऊपर के नागरिक होते हैं वह नगर निगम होती है, जैसे इंदौर नगर निगम। और चौथा होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे बैंक या पेट्रोल पंप। ये 4 प्रकार की सरकारी नौकरी होती है। और स्टॉक मार्केट में जितनी बड़ी कंपनियां हैं बंबई की, उन सबकी संख्या मिला ले कर्मचारियों की तो 3 करोड़ 80 लाख है। तो बाकी 138 करोड़ की आबादी कैसे खाती है? तो 1 करोड़ 10 लाख खुदरा दुकानें हमारे बाजार हैं, 8 करोड़ लोगों को वो रोजगार देते हैं। राजमिस्त्री हैं, 3 करोड़ लोग राजमिस्त्री, भाई मेरा मकान बना दे, उसको रोजगार लेते हैं। मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, 7000 किलोमीटर की समुद्री रेखा पे 3 करोड़ परिवार वो हैं। छोटी फैक्ट्रियां हैं, 6 करोड़ 65 लाख NSSO का आंकड़ा है। हमारे यहाँ जो छोटे उद्योग हैं वो 6 करोड़ 65 लाख है। तो जो है, जहां है, जैसा है, इस आधार पर लोग अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम रोजगार पाते हैं। लेकिन जब विदेश से माल आता है, एक तरफ सरकारों का टैक्स कम होता है, दूसरी तरफ ये उद्योग बंद होते हैं और भयानक बेरोजगारी फैलती है। सरकारें उन बेरोजगार और बंद होते उद्योग व्यापार, जैसे हम रिटेल में FDI का विरोध करते हैं, तो मतलब 8 लाख लोगों के रोजगार की चिंता करती है। तो उन लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी चिंता सरकारों ने छोड़ी। मेरे 8 लाख करोड़ रुपए जो विदेश में आने वाले माल से टैक्स से नहीं मिलते, इसकी भरपाई 5 तरीकों से करनी शुरू करी। पहला, नए टैक्स लगाना। 91 में हम WTO के मेंबर बने, 95 में पहली बार आया GST, ये सर्विस टैक्स 5 चीजों पे। मतलब नाई अगर बाल काटेगा 100 रुपए लिए, 18 रुपए टैक्स होगा। हमने कहीं 1000 रुपए के छोले भटूरे खा लिए तो 180 रुपए उस पर सर्विस टैक्स होगा। वो श्रृंखला 95 से शुरू हुई, पहली बार सर्विस टैक्स आया, उससे पहले सर्विस टैक्स की अवधारणा नहीं थी। और उसके बाद श्रृंखला है, सर्कल रेट, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह करके अंतिम श्रृंखला में कड़ी जुड़ी बैंक चार्जेस। 30 वर्षों में नए टैक्स लाए गए। एक दूसरा, लोक कल्याण के कार्यों से हाथ खींचा गया। नागरिक हैं तो 5 चीजें तो चाहिए भाई, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। यह अधिकार है, या तो निःशुल्क मिले या सस्ती मिले, बहुत ज्यादा तीर मारो तो लागत आधारित मिले। मुनाफा आधारित ये व्यवसाय नहीं होगा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। सरकारों को लोक कल्याण के हाथ से, लोक कल्याण के खर्चों से हाथ खींचना शुरू किया और सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये सब कंपनियों के हवाले कर दिया, जिसके कारण एक ही पीढ़ी में देखते देखते आम आदमी के हाथ से शिक्षा और चिकित्सा निकल गई। हर 60 किलोमीटर पर टोल का नाका है। तीसरा काम किया, अनैतिक कार्यों से धन कमाना। समाज होगा तो शराब भी पिएगा, लेकिन वो मुख्य नीति नहीं बनेगी। अब समाज है तो अब उर्दी होंगी थोड़ी बहुत, उसको हिकारत से देखेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, उसको सरकार की आमदनी का जरिया नहीं बनाएंगे। एक नेसेसरी डेविल, आवश्यक बुराई है, पड़े रहेंगे कोने में। सरकारों ने शराब की बिक्री बढ़ाकर अधिकाधिक टैक्स कैसे कमाएं, वो जरिए खोले। उसके लिए शराब की दुकानें खुलने के दिन बढ़ाए, खुलने के घंटे बढ़ाए, पीने की आयु घटाई। शराब की दुकानों में फ्रिज भी हो, डिस्प्ले भी हो और प्राइम लोकेशन पे खुले। तो शराब बेच के अधिकाधिक पैसा कमाना यह शुरू हुआ। 15 दिन के लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुल गई थी, बाकी सब बंद था। चौथा जो किया, कर्ज आधारित। तो कहने का मतलब
जो हमें विदेश से आने वाले माल पर टैक्स की भरपाई सरकारों को चाहते ना चाहते ये करनी पड़ती, और ये विकास का मॉडल चलने वाला नहीं है। इस तरीके से पृथ्वी, मनुष्य तो छोड़िए, पृथ्वी भी 100-150 साल से नहीं चलेगी। स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था हमारे अर्धशुभ देह घट रहे हैं। अर्धशुभ देह होता है एक साल में पृथ्वी माता ने जितने अपने गर्भ में संसाधन उत्पन्न करे, कोयला, तांबा, स्टील, पीतल, हीरे, धरती के गर्भ में बनते हैं ना, एक साल में जितने उसने उत्पन्न करे खनिज, भूमि की उर्वरता, जल, उतने हमने एक साल में खर्च कर लिए। तब तो है अर्धशुभ देह 0। 91 में जब हमने वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई, जब हम स्वतंत्र हुए, तब हमारा अर्धशुभ देह था 13 महीने का। मतलब पृथ्वी भारत में जितने, हम उसको 13 महीने था, मतलब 12 महीने का खर्च करते थे, 1 महीना का गर्भ में रहने देते थे। 91 में वो घट के रह गया 11 महीने, और अब आते आते 2001 में भारत का अर्धशुभ देह 1 अगस्त हो गया है। पृथ्वी जो संसाधन हमें दिसंबर तक खर्च करने चाहिए थे, वो हम 1 अगस्त को खर्च कर देते हैं। और जिसके मॉडल पे हम चल रहे हैं अमेरिका, उसकी अर्धशुभ डेट है 15 मार्च। मतलब उसको अगर अपने भोग की वांछा पूरी करनी है 5 पृथ्वी चाहिए, तो ये चलने वाला नहीं है। यही विकास की अवधारणा स्वदेशी जागरण मंच की है कि ये चलने वाला नहीं है। हमारी विकास की अवधारणा है मनुष्य आर्थिक जीव है, भौतिक जीव है, सामाजिक जीव है, आध्यात्मिक जीव है। उसमें से सोच निकलेगी अनादि से अनंत का विकास की, उसमें से सोच निकलेगी सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की। दुनिया को चलाने का तरीका ऐसा होगा, और हम सुनिश्चित करेंगे। हम रामकृष्ण, गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और ठेंगड़ी की परंपरा के सैनिक हैं। रावण ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राम ने कहा था तू जा, मैं इंश्योर करूंगा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, सबसे कमजोर भी जिएगा। और मनुष्य नहीं, चींटी भी जिएगी, उसको भी आटा डालने की व्यवस्था में सुनिश्चित करूंगा। मछली भी जिएगी, उसको आटे की गोली डालने की व्यवस्था में सुनिश्चित करूंगा। और न सिर्फ जीव, वृक्ष भी जिएंगे, अपनी पूरी आयु से जिएंगे। जरासंध, कंस, दुर्योधन ने भी कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योगी राज ने कहा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। अंग्रेज भी चिल्लाए, गांधी ने कहा वीकेस्ट। फिर ये WTO का राउंड एक बार फिर खड़ा हो गया है, और हमारी जो विकास की अवधारणा है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। हर युग में इन शक्तियों ने, दानवीय शक्तियों ने सिर उठाया है, और भारत की भूमि से हर युग में सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की शक्तियां खड़ी हुई है। एक बार फिर हम हुंकार भरते हैं कि विकसित देशों की जो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है, हम इसको नकारते हैं। ये अव्यावहारिक है, ये चलने वाली नहीं है, और हम सुनिश्चित करेंगे, हम विश्व मानवता को इन दानवीय शक्तियों के भरोसे नहीं रहने देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।